नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी 2024 को 2 जजमेंट्स हैं जो कि प्रोनाउंस किया है, जिसमें से एक जो है वो सिविल से रिलेटेड है, सिविल अपील नंबर ऑफ 2024, जो कि अराइजेस हुई थी स्पेशली पिटीशन सिविल नंबर 18612 ऑफ 2015। इसमें अपीलेंट्स वर्सेस रिस्पोंडेंट्स का केस है और यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने एक सिविल सूट था वो फाइल किया था, सिविल सूट फॉर मींस पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसकी उन्होंने कहा था कि हमारे प्रीएम्पशन राइट्स हैं। प्रीएम्पशन का मतलब पहले समझ लेते हैं। प्रीएम्पशन का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी में कोई उनका जो प्रेफरेंशियल राइट्स होता है उनको प्रीएम्पशन की डेफिनेशन में डाला गया है। और यहाँ पर इन्होंने एक सिविल सूट था वो फाइल किया था कि मींस हम यहाँ पे टेनेंट्स हैं, कई सालों से रह रहे हैं, तो हमारा पहला प्रीएम्पशन राइट्स बनता है कि हम ऑनर से प्रॉपर्टी खरीद सकें। तो सिविल सूट में जो सिविल कोर्ट थी उन्होंने डिग्री जो है रिस्पोंडेंट है उन्हीं को दे दी, जो कि प्लेंटिफ थे। और फिर लेकिन जो डिफेंडेंट है उन्होंने कहा कि हमारे साथ हमने एक रजिस्टर्ड डीड से ये प्रॉपर्टी परचेज की है, लिमिटेशन का भी ग्राउंड रेज किया, लेकिन जो सिविल सूट है वो रिस्पोंडेंट्स के फेवर में गया। फिर आगे अपील भी डाली, अपील भी जो है रिस्पोंडेंट्स मींस जो यहाँ पर जो अपीलेंट है उनको कोई रिलीफ नहीं मिला और अपील भी थी उनकी खारिज हो गई। फिर उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, इसके थोड़े से फैक्ट्स को समझते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सिविल सूट से रिलेटेड है और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसमें जजमेंट पे। तो यहाँ पर बताया कि जो डिफेंडेंट्स हैं उन्होंने जो चैलेंज किया था कॉन्करेंट फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट, जो कि रिकॉर्डेड किए गए हैं नीचे की कोर्ट्स द्वारा। रिस्पोंडेंट्स जो हैं यहाँ जो प्रतिवादी हैं इस केस में, उन्होंने सूट फाइल किया था 1984 में फॉर पोजेशन की बाय प्रीएम्पशन ऑफ द प्लॉट। जो प्लॉट था 719 स्क्वायर यार्ड का और एक जगह है, जो जगह का नाम बताया है वो वहां पर एक प्लॉट है वो खरीदा गया था, वो हरियाणा में लोकेट करती है जगह। और ट्रायल कोर्ट ने डिग्री है वो सूट जो है डिग्री कर दिया था सूट, मींस रिस्पोंडेंट जिन्होंने सूट फाइल किया था, जो रिस्पोंडेंट है वो वहां पर प्लेंटिफ थे, उनके फेवर में सूट फाइल कर दिया था, मींस उनके फेवर में डिग्री दे दी थी। जजमेंट और डिग्री को ट्रायल कोर्ट को भी हाई कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था, मींस उसको बरकरार रखा था। अब फैक्ट्स के ऊपर आते हैं। फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स बताते हैं कि जो प्लेंटिफ ने अपने आप को क्लेम किया था कि वो टेनेंट है, प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट में थी 1949 में, और डिस्प्यूट जो प्रॉपर्टी थी जिन व्यक्ति से द्वारा थी वो ऑन्ड करते थे। और फिर उन्होंने उसको और बताया कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो थी वो ऑन्ड करते जिन जो ऑनर्स हैं, उन्होंने जो है ऑनर्स को मेनली जो ऑनर्स ने उनको बेच दी थी, जो अपीलेंट है उनको बेच दी थी, जो यहाँ पर मतलब सूट सिविल सूट में जिनको डिफेंडेंट बनाया गया था उनको बेच दी थी। और एक रजिस्टर सेल डीड हुई थी 1983 में। और लेकिन रिस्पोंडेंट ने यहाँ पर सूट फाइल किया था, उन्होंने कहा था कि उनका जो राइट्स ऑफ द प्रीएम्पशन है सेल का, वो उन्होंने कहा कि 1913 का जो एक्ट बना है पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट है, 1913 का जो एक्ट है ये बताया गया, पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1913 के तहत उनका पहले प्रेफरेंशियल राइट बनता है। और उन्होंने सेम कंसिडरेशन पे अमाउंट है वो ऑफर भी की थी, जो कि 43,000 था। और ट्रायल कोर्ट ने डिग्री सूट था वो प्लेंटिफ के फेवर में कर दिया और 50,000 रुपये 238 रुपये पे कर दिया कि उन्होंने एक 1/5 डिटेक्ट अमाउंट भी किया, प्रीएम्पशन अमाउंट जो कि डिपॉजिट किया गया था उसको डिटेक्ट करने के बाद जो है उनके फेवर में कर दिया। और जो अमाउंट था जो 50,238 रुपया, वो जिसमें स्टैम्प ड्यूटी भी शामिल थी, रजिस्ट्रेशन फीस भी थी और जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस थे जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड में शामिल थे। तो ये सब करने के बाद प्लेंटिफ के फेवर में कर दिया, जो कि यहाँ पर रिस्पोंडेंट है। उस जजमेंट को चैलेंज किया था अपीलेंट्स ने और कहा कि एक नोटिफिकेशन आया था 8 अक्टूबर 1985 का
और यहाँ पर स्टेट ने अपनी जो पावर थी वो यूज की थी सेक्शन 8 सब पार्ट 2 और 1913 एक्ट में, और उन्होंने कहा था कि जो सूट जो था रिस्पोंडेंट द्वारा, जो उन्होंने यहाँ पे प्लेंटिफ थे, उन्होंने जो सूट फाइल किया था उसको खारिज कर देना चाहिए था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने नहीं किया, क्योंकि जो राइट ऑफ द प्रीएम्पशन था वो एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई भी जो म्यूनसिपैलिटी है हरियाणा की, अगर कोई भी जो लोकेशन में जो सूट जो फाइल मीन्स रहता हो, मीन्स किसी भी एरिया में म्यूनसिपैलिटी के एरिया में आएगा, तो वो उसमें जो भी एरिया हरियाणा में फाइल मतलब रहेगा तो वो उस एक्ट के दायरे में नहीं आएगा। और साथ में कहा कि ये डिस्प्यूट का मुद्दा नहीं है कि जो प्रॉपर्टी थी वो स्टेट ऑफ हरियाणा में लोकेटेड है, जो कि जागेधरी एक जगह है वहां पर लोकेटेड है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ जजमेंट भी आई थी एक श्याम सुंदर एंड अदर्स वर्सेस राम कुमार एंड अदर। तो उन्होंने बताया था कि जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है वो एग्जिस्ट करता है सिर्फ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड पे, ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट, एंड आल्सो दैट जो कि डेट हो जो कि डिग्री कर दी गई हो पहली कोर्ट द्वारा। तो हुए कि कोई डाउट नहीं बनता था कि जो सूट जो पेंडिंग था, जब नोटिफिकेशन इशू हुआ था तब वो सूट पेंडिंग था, और लेकिन उसके बाद भी ट्रायल कोर्ट ने 1989 में 27 मई 1989 में ट्रायल कोर्ट ने भी फेवर कर दिया, और ऐसे में उनको ट्रायल कोर्ट को डिसीजन नहीं पास करनी चाहिए थी। तो इस एस्पेक्ट को अप्रिशिएट नहीं किया, और फर्दर ये सबमिशन दी कि जो सेल डीड थी वो अपीलेंट्स ने पहले ही परचेज कर ली थी 25 जनवरी 1983 में, और जो सूट जो है फाइल किया गया था 25 जनवरी 1984 में, जो कि एक टाइम बैरिड है, क्योंकि लिमिटेशन का जो पीरियड है 1 साल तक का ही है, जो कि एक्सपायर्ड हो रहा था 24 जनवरी 1984 में। और साथ में बताया कि जो नीचे की कोर्ट्स ने रॉन्गली अप्रिशिएट किया है कि कस्टम ऑफ प्रीएम्पशन जो प्रिवेल करते हैं इस एरिया में, तो ये मैटर ऑफ डिस्प्यूट नहीं था कि जो प्रॉपर्टी जहाँ सिचुएट करती है वो एक्सटेंडेड एरियाज ऑफ म्यूनसिपैलिटी लिमिट्स है, जागेधरी की एरिया में लोकेट करती है, और एविडेंसेस जो है जो कि बनते हैं पर जो कस्टम प्रिवेल करते हैं अर्बन एरिया में म्यूनसिपैलिटी लिमिट्स ऑफ जागेधरी, लेकिन जो एक्सटेंडेड एरिया है कोई इसमें कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो इसलिए जो जजमेंट आई है हाई कोर्ट की संदीप बंसल वर्सेस ML हानस एंड अदर्स, जो कि डिसाइड हुई थी 24 अगस्त 2009 में, तो ये कस्टम को रिलाई नहीं किया जा सकता किसी भी ट्रांजैक्शन ऑफ सेल इन दी एक्सटेंडेड एरिया में। और रिस्पोंडेंट ने ये अपना सबमिशन दी कि जो लिमिटेशन जो था अपीलेंट ने जरूर रेज किया था, लेकिन उसे कॉन्टेस्ट नहीं किया था, और सूट जो फाइल किया गया था वो लिमिटेशन के दायरे में आती है। और शेड्यूल जो 1963 एक्ट का लिमिटेशन एक्ट का ये कहता है कि जो पीरियड ऑफ 1 ईयर जो है वो होना चाहिए फॉर द फाइलिंग ऑफ द प्रीएम्पशन, और अगर सेम रीड किया जाए सेक्शन 12 के तहत, तो जो डेट थी रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड जब एग्जीक्यूट हुई थी, तो सूट जो फाइल किया गया था रिस्पोंडेंट के द्वारा वो एक लिमिटेशन में था, और इसलिए ये सब कुछ जानते हुए भी अपीलेंट ने इसको प्रेस नहीं किया, ना ही अपीलेट कोर्ट ना ही हाई कोर्ट में। और फिर नोटिफिकेशन जो आया था 1985 में वो की जो कि रिलाई किया है अपीलेंट ने, वो इस केस में नहीं एप्लीकेबल हो सकता, क्योंकि वो नोटिफिकेशन जो है एग्जाम्पशन जो है वो सिर्फ सेल ऑफ लैंड तक के सीमित है, जो कि म्युनिसिपल एरिया में आता है। और क्योंकि ये सिर्फ सेल ऑफ लैंड नहीं थी, ये बल्कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी थी जो कि एक रोलिंग मिल थी, तो इसलिए उसको लैंड का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। और नोटिफिकेशन जो है वो इशूड हुआ था सेक्शन 8 सब पार्ट 2 ऑफ 1913 एक्ट में, जिसने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी थी कि किसी भी ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूड कर सकते हैं किसी भी लैंड को और प्रॉपर्टी और क्लास ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी इन द राइट ऑफ द प्रीएम्पशन। और जो राइट है रिस्पोंडेंट का वो फ्लो करता है सेक्शन 16 ऑफ 1913 एक्ट, जो बताता है कि जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है इनमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सिर्फ टेनेंट के हक में आएगी, जो प्रीएम्पशन का जो राइट है वो सिर्फ जो किराएदार है उन्हीं के पास ही जाएगा। तो अर्बन मूवेबल प्रॉपर्टी जो डिफाइंड है सेक्शन 3 सब पार्ट 3 ऑफ 1913 एक्ट, जो कि बताता है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि लिमिट्स पे है, मींस टाउन के लिमिट्स में है अदर देन दी एग्रीकल्चर लैंड। और सेक्शन 3 सब पार्ट 2 विलेज इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि विलेज के दायरे में आती है अदर देन दी एग्रीकल्चर लैंड। अब दोनों एक्सप्रेशंस को सुनने के बाद अब यहाँ पर कोर्ट ने एक्ट को देखा, सेक्शन 3 सब पार्ट 2 सेक्शन 3(8)
1516 ऑफ द प्रीएम्पशन एक्ट। तो जिसमें विलेज इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी बताया गया था कि जो कि विलेज में आती हो सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ते हुए। अर्बन मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब बताया था कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि टाउन में है अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, तो इसलिए स्पेसिफाइड प्लेस जो है वो माना जाएगा जो कि टाउन सब पार्ट ए में आता है। और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है किसी भी एरिया को एक्सक्लूड कर सकती है प्रीएम्पशन के लिए। ये सब एक्ट के एनालिसिस किया। अब यहाँ पर बताया था कि जो पर्सन जो है जिसमें प्रीएम्पशन वेस्ट करता है, जिसमें राइट आता है, वो सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन विलेज इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 12 में कि जिनके डॉटर होंगे, डॉटर के सन्स होंगे, जो सबकी कैटेगरीज बनाई हुई हैं। और यहाँ पर बताया था कि जो पर्सन सेक्शन 16 जो है, अब जो राइट फ्लो करता है उसके ऊपर चलते हैं। जो पर्सन इन हुम द राइट ऑफ प्रीएम्पशन वेस्ट इन दी अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो सिर्फ वेस्ट करती है टेनेंट के ऊपर, जो कि जिसके बाद टेनेंसी होगी वेंडर की, मीन जो किराएदार होगा वो कई किराएदार में रह रहा होगा, तो उसी को प्रॉपर्टी की बेची का पहला जो प्रीएम्पशन राइट बनता है। जो सेक्शन 16 जो है यही बताता है कि जो राइट है उनके ऊपर फ्लो करता है। और अब यहाँ पर गए दूसरे एक्ट को देखा उन्होंने, जो सेक्शन 2 सपा 3 ऑफ पंजाब एलिनेशन ऑफ लैंड एक्ट। तो यहाँ लैंड का मतलब बताया गया था, लैंड जो है नॉट ऑक्युपाइड, कोई भी लैंड जो है एज अ साइट ऑफ एनी बिल्डिंग हो, टाउन हो, विलेज हो, और लेट टू एन एग्रीकल्चर पर्पस फॉर द पास्चर्स। तो जिसमें लैंड को डेफिनेट बताया गया था, सारे जो बिल्डिंग्स होंगी, शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ स्टेट एंड होल्डिंग्स होगा, ये सारे उसकी दूसरा एक्ट है उसके ऊपर दी है। अब यहाँ पर बताया कोर्ट ने कि जो रिस्पोंडेंट है, टेनेंट है, उनका राइट जो फ्लो करता है सेक्शन 16 से फ्लो करता है 1913 एक्ट। तो ये कोई डिस्प्यूट का पार्ट नहीं था कि जो रिस्पोंडेंट जो है वो टेनेंट के तौर पे रह रहे थे प्रॉपर्टी में 1949 से, और उसके बाद एक रोलिंग मिल जो है वो बना दी गई थी। और अर्बन मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो बताए डिफाइंड की गई है सेक्शन 3 सब पार्ट 3 के अंदर, जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होगी जो भी टाउन के लिमिट में होगी अदर देन द एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के। और 3 सब पार्ट 1 जो है कोई भी एग्रीकल्चर लैंड होगी, मींस लैंड जो कि डिफाइंड है 1900 के एक्ट में। और जो लैंड जो डिफाइंड है सेक्शन 2 सब 3 के अंदर, वो एक्सक्लूड करता है किसी भी साइट ऑफ एनी बिल्डिंग को, टाउन और विलेज को। तो यहाँ पर बताया कि ये डिस्प्यूट का पार्ट नहीं था कि जो प्रॉपर्टी जो लोकेट करती थी वो जागीरदारी में थी, मींस वो हरियाणा में थी, ये डिस्प्यूट का पार्ट नहीं था। अब यहाँ पर कंक्लूजन पे ये कोर्ट आई कि जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन था वो रिस्पोंडेंट द्वारा लिया गया था। उन्होंने कहा था कि अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सिर्फ ये इशू को देखना है कोर्ट को कि जो एग्जम्पशन ऑफ द प्रीएम्पशन जो दिया गया था नोटिफिकेशन द्वारा, जो सरकार का नोटिफिकेशन आया था, क्या वो अवेलेबल था जो प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट पे है। अब ये नोटिफिकेशन देखने के बाद ये बताया कि जो सेक्शन 8 सब पार्ट 2 ऑफ 1913 एक्ट है, जो कि एनेबल करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि नोटिफिकेशन द्वारा कि कोई राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं होगा, या फिर लिमिटेड राइट एग्जिस्ट करेगा किसी भी लोकल एरिया पे। जो भी लैंड किसी भी लैंड का होगा, प्रॉपर्टी का होगा, क्लास ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी होगा, नोटिफिकेशन जो होगा वो बताएगा कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा जो भी लैंड फॉल करती होगी म्यूनिसिपैलिटी एरियाज ऑफ हरियाणा। अब इसके ऊपर देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि जो लैंड जो है वो 1913 एक्ट के अंदर कहीं भी डिफाइंड नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है एग्रीकल्चर लैंड जो क्या है। अगर इस नोटिफिकेशन को देखा जाएगा, जो पावर्स अवेलेबल है स्टेट के पास, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एग्जम्पशन दे सकती है प्री एग्जामिशन से। और साथ में ये बताया कि सिर्फ जो प्री एग्जामिशन थी वो बनती थी सिर्फ लैंड तक के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं बनती थी। इसलिए जो सेक्शन 8 सब पार्ट 2 जो है 1913 का, वो 2 टर्म्स बताता है इंडिपेंडेंटली। ये दोनों टर्म्स जो है इंडिपेंडेंटली यूज किए गए हैं, और ये साफ सजेस्ट करता है कि जो लैंड और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एक दो डिफरेंट मीनिंग्स हैं। तो लैंग्वेज जो यूज की गई है सेक्शन 15 ऑफ 1913 एक्ट की, जो कि बताती है राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो बनेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड एंड द विलेज इमूवेबल प्रॉपर्टी। और विलेज इमूवेबल प्रॉपर्टी जो डिफाइन की गई है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो होगी वो गांव के लिमिट्स में होगी और अदर देन दी एग्रीकल्चर लैंड होगी। तो यहाँ पर प्रोविजंस को देखने के बाद, स्कीम को देखने के बाद, ये कोर्ट ने कहा ये साफ क्लियर हो जाता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है और लैंड है वो दोनों डिफरेंट टर्म्स है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो लैंड से बढ़कर है और जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन की गई हो, और गाइडेंस भी ली जा सकती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 3 सब पार्ट 26 के अंदर 1897 एक्ट के अंदर, जो कि बताती है कि लैंड जो समथिंग मोर देन दी लैंड।
लैंड से बढ़कर कुछ वह चीज होगी वो। अब यहाँ पे बताया कि जो नोटिफिकेशन आया था 8 अक्टूबर 1985 का, वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन था, वो सिर्फ रेफरेंस थी सेल ऑफ लैंड जो कि एरिया किसी भी म्यूनिसिपैलिटी के एरिया में आती हो, लेकिन ऐसे में भी वो अपीलेंट्स को कोई रिलीफ नहीं बनता है, क्योंकि ये सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी थी जो कि मोर देन लैंड है, क्योंकि इसमें एक रोलिंग मिल जो है वो सेटअप किया जा चुका है, और जबकि रिस्पोंडेंट की ऑक्यूपेशन में है, जब ऑक्यूपेशन में थे वो टेनेंट के तौर पे, तो इसलिए फाइलिंग ऑफ सूट जो है वो भी मिसकंसीव किया गया लिमिटेशन का, क्योंकि अपीलेंट्स ने इस रेस इशू को रेज नहीं किया, और ना ही लोअर अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई मेरिट नहीं बनता अपील को, इसलिए अकॉर्डिंगली। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।